नमस्कार। आज के इस सत्र में पधारे हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। मानसून के दौरान बागवानी फसलों की देखभाल और खाद्य व्यवस्थापन भाग 2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही कि हम में से कुछ लोग भाग 1 के समय भी मौजूद थे और उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाग 1 हमने जून के आखिर में लिया था, तो दक्षिण के और पश्चिम के राज्यों में तो मानसून आ चुका था, लेकिन अब मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत में मानसून अब आ रहा है। तो इसलिए मैंने सर से एक बार फिर रिक्वेस्ट किया कि आप इसका भाग 2 जरूर बनाइए, क्योंकि हम लोग राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में अब दरअसल मानसून के बीचों बीच हैं। तो इस विषय में बहुत टू द पॉइंट, बहुत बेनिफिशियल नॉलेज हम लोग को अपने फार्म्स को मेंटेन करने के लिए मिलने वाली है। एंड बिफोर वी जंप इनटू दैट, मैं दो बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो पिछले एक महीने में मेरे ध्यान में आई और बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये अखबार है 15 जुलाई, लगभग आज से 10-12 दिन पहले का, जो कि ये कह रहा है कि अंतरिक्ष में उगाया धान पहली बार फसल धरती पर पहुंची। चीन ने अंतरिक्ष में धान पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। उसने इसे अंतरिक्ष चावल, स्पेस राइस नाम दिया है। अंतरिक्ष में उगाई गई फसल काट कर धान के बीज में, यानी कि जो टेक्नोलॉजी की फ्रंटियर्स हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जानने में, सीखने में, समझने में कि खाद्यान्न की पैदावार को कैसे और बढ़िया तरीके से ज्यादा पैदावार ली जा सके, ज्यादा पौष्टिक बनाया जा सके। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इस पे फोकस कर रही हैं। चाइना ने तो जो इसका अल्टीमेट है कि अंतरिक्ष तक में इस पर एक्सपेरिमेंट किया और वहां से सीख कर बना रहे हैं। तो हम लोग इससे ये जरूर समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस ह्यूमन रेस के लिए इस खाद्यान्न की टेक्नोलॉजी का, उन्नत टेक्नोलॉजी का है, जिसके लिए कि हम अंतरिक्ष तक में जाकर और वहां से उसको कैसे एनहेंस करने की बात करते हैं। एक ये मजेदार बात मुझे लगी। दूसरी बहुत मजेदार बात, आप में से ज्यादातर लोग बिल गेट्स को जानते ही हैं। बिल गेट्स पिछले 25 सालों में 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो उनके परम मित्र हैं। उनसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट का फोरकास्ट करने वाला व्यक्ति नहीं, और वो दोनों साथ में रहते। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो इन्होंने फोरसाइट किया, उससे हम ये मान सकते हैं कि उन्हें आने वाले भविष्य में किस चीज से वेल्थ क्रिएट होगी, उसका अंदाजा बिल गेट्स को बराबर हो जाता है। और ये एक किताब मेरे पास में है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, 10-12 साल से मेरे पास है, बहुत इससे मैं इंप्रेस रहता हूँ। 1999 में बिल गेट्स ने किताब लिख के पब्लिश करी थी पेंगुइन बुक हाउस से, और सितंबर 1998 में गूगल का फाउंडेशन हुआ था। ही इज सो एडवांस। तो उनको पता था कि आने वाले 25 साल में टेक्नोलॉजी कैसे रूल करने वाली है, कैसे शेप करने वाली है। और आज के डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल गेट्स अमेरिका के सबसे बड़े फार्म लैंड होल्डर हैं आज की डेट में। 2,50,000 एकड़ अमेरिका की फार्म लैंड बिल गेट्स के पास में है। और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति जो कि फ्यूचर को देख सक रहा है, उसे मालूम है कि अगले आने वाले 25 साल एग्रीकल्चर के। इन दोनों इंपॉर्टेंट, रादर मजेदार ऑब्जर्वेशन से आज का डिस्कशन में इनिशिएट करना चाहता हूं, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार फिर आमंत्रित करता हूं कि आज हम लोगों को और नॉलेज दीजिए। वेलकम सर। नमस्कार। आज मैं देख पा रहा हूं कि देश के काफी हिस्सों से और हमारे जो किसान साथी हैं या जो बागायती फसलें लेते हैं, ऐसे सारे बागवान भी हमारे साथ में जुड़े हैं। पंजाब से भी कुछ साथी जुड़े हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान में तो आप हैं ही, महाराष्ट्र से है, और भी 2-3 राज्यों से लोग जुड़े हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि मानसून के दौरान बागवानी फसलों की देखभाल भाग 2 पार्ट 2, क्योंकि पहले अपन एक बार इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले महीने 27 जून को या 25 जून को।
24 जून को सर गुरुवार था, मैं तो बहुत ध्यान से इसको फॉलो कर रहा हाँ, हूँ। 24 24 जून गुरुवार। गुरुवार। हाँ, तो ये आगे। जो, हाँ, इसका वीडियो भी 1 घंटे 5 मिनट का जो पिछली बार अपनी चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए थे, वो वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। आप डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी, DR स्पेस ग्रीन स्पेस एडवाइजरी यूट्यूब चैनल पे जाके और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अभी जो लोग जुड़े हैं और पिछले बार भी थे, ऐसे भी कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं चाहूंगा कि पिछली बार जो जो अपनी चर्चा हुई थी कि भाई खेत की सफाई कैसे करनी, पानी कहीं अगर ज्यादा इकट्ठा होता है उसको कैसे ट्रेंच करके बाहर निकाल देना, जड़ों के अंदर में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, बायोलॉजिकल कौन से प्रोडक्ट यूज करना, पेड़ के तने के ऊपर कोई पेंट करना है, यानी जो प्लांट पेंट जिसको कहते हैं वो करना था, कर किया क्या, और इस प्रकार पेड़ों के चारों तरफ मट्टी चढ़ाना, खाद देना वगैरह वगैरह, जितनी भी जो बातें हुई, हमने उनमें से कौन कौन का सा टास्क अपने अपने बगीचे में कंप्लीट कर लिया। ऐसा मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो लोग पिछली बार थे उसमें से 2-3 लोग और 2-2 मिनट तक और अपना अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को पता चले कि हम यहाँ पर सिर्फ श्रोता के रूप में सुनने के लिए नहीं आ रहे, तो वास्तव में अपने बगीचे को अच्छा और लाभ युक्त खेती में बदलना चाहते हैं। तो उसमें कुछ मैंने पिछली बार इशारा भी किया था कि भाई एक से ज्यादा क्रॉप लगाए, बीच में आप इंटर क्रॉपिंग करें। तो इंटर क्रॉपिंग की बात आई थी कि फल बगीचों में इंटर क्रॉपिंग करने से क्या क्या फायदे होते हैं, वो भी बताया। या बाकी फसलों के साथ भी इंटर क्रॉपिंग, दूसरी तीसरी फसलें लगाए, तो इस बारे में भी बात हुई थी। तो कुछ कोई अपना अगर अनुभव शेयर करना चाहे तो बताइए। करना हेलो। है? हाँ जी। हाँ हाँ, नमस्कार सर, नीलिमा बावनी। हाँ, नमस्ते नीलिमा जी, बताइए। नहीं, कुछ जो आपने बताया था ना, वो तुअर वाला मैंने करी। उसमें अच्छा। 8 फीट का वो जो अंतर था ना आपका, हाँ हाँ हाँ। वो अंतर से तो तुअर लगाए हमने। अच्छा, हाँ, तुअर यानी और अरहर, अरहर महाराष्ट्र हर में तुअर को हर अरहर हाँ कहते हैं। हर हर हाँ 1.5 ग्राम अरहर। हाँ। हाँ। तो और उसके बीच में मैंने मूंग लगाया, अच्छा और सोयाबीन थोड़ा लगाया उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, सोयाबीन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि लगाओ, नहीं नहीं, तो ठीक थोड़ा है। वो लगाई। फिर उसमें मूंग हो गया। हाँ, बाद में ना ये लगाई, फिर चौलाई फली जो रहती ना, फ्राई वो फिश, लगाई। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, बड़बटी सही है। ऐसा ऐसे 3-4 चीज मैंने उसमें लगाई फिर मैंने अरे वाह। इस बार। हाँ, और ये सामने में क्या करा फिर, हरर के बाद फिर हल्दी लगाई और हाँ। तिल लगाई फिर उसमें। अच्छा, हल्दी के बीच में तिल लगाया। तिल, Great। हाँ, हल्दी के अब ये बीच देखिए, तिल लगाई। कल्पना जी ने ये जो कॉम्बिनेशन बताए हैं ना, इसमें क्या हो गया कि भाई हल्दी आपको 7-8 महीने में आएगी और हाँ, आपने तिल तिल जल्दी। लगा दिया, तिल आपकी 70-80 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो हालांकि सारी फसलों में ये संभव नहीं है, लेकिन बागवानी फसलें जिनके पास है वो और बहुत आसानी से इसको और समझ सकते हैं। और जिनके पास में कैश क्रॉप जो सिर्फ लगाते हैं, वो अगर मान लीजिए इसमें धान लगा दिया तो आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कुछ दूसरा लगाया, सोयाबीन लगाया है, सोयाबीन अगर धान के अलावा और दूसरी फसलें ऐसे लगाई है जिसमें पानी ऐसे भर के नहीं रखना पड़ता, तो आप एक से ज्यादा क्रॉप लगा सकते हैं, जिसमें एक क्रॉप आपकी 40-45-50 दिन में आ गई। जैसे आपने कुछ लगा दिया, आपने धनिया मेथी वगैरह लगा दिया, धनिया का सीजन है अभी जैसे, तो ये क्रॉप क्या होता है, ये 45 डेज में कंप्लीट हो जाती है। पालक लगा दिया, वन टाइम आपने हार्वेस्ट करना है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आप ये हार्वेस्ट करते हैं तो आपकी जमीन की, और क्या कहते हैं, जो निराई गुड़ाई जो कहते हैं, वो हो जाती है, क्योंकि ये जड़ें जब निकलती है नीचे से तो जमीन पूरस हो जाती है। तो जो हवा का आवागमन है वो बहुत अच्छा रहता है और पौधे पौधे अच्छे से सांस ले सकते हैं। तो अपने आप बिना कुछ किए सफाई भी हो गई और निराई गुड़ाई भी हो गई, और आपने 7 महीने तक इंतजार नहीं करना है, 45 दिन पे एक इनकम आपके घर में आ गई। उसी में बीच बीच में आपने मान लीजिए चौलाई लगा दी, बड़बट्टी जिसको कहते हैं चौलाई की फली, तो वो आपको सीढ़ी 3 महीने में और उसकी फसल आ जाएगी 90 दिन में। तो यानी 45 दिन में आपने कुछ पैसे कमा लिए, 90 दिन में कुछ कमा लिए, और उसके बाद जो मेन क्रॉप है वो तो आपको आने वाली है ही। और इसमें क्या होता है कि ये सारे पौधे जो मैंने अभी बताए, ये सारे के सारे जमीन को नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं। ये हवा से, वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं। देखिए, मजे की बात क्या है कि
1 एकड़ के वायुमंडल में 40,000 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध है। और एक खेत को यानी 1 एकड़ को एक सीजन में कितनी नाइट्रोजन चाहिए? तो 1 एकड़ को साल भर में 80 किलो से 100 किलो चाहिए। तो 1 एकड़ को तो एक सीजन के लिए कितनी चाहिए? ये आधा भी पकड़ लिया तो 40 किलो चाहिए ना, 35 किलो चाहिए। और कितनी है ऊपर 1 एकड़ में? 40,000 किलो। यानी समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालने के बराबर हमको वातावरण से लेना है, क्योंकि तो ऑक्सीजन देने का काम बहुत लोग करते ही है, नाइट्रोजन को लेने का काम। अब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है, ये अगर आपने पौधों से इस तरह से नहीं दिया नेचुरली तरीके से, या ज्यादा मात्रा में कंपोस्ट खाद नहीं डाली, तो फिर आपको देना पड़ेगा यूरिया। अब यूरिया अगर आपने दिया तो नाइट्रोजन लेने के लिए बाध्य हो जाता है पौधा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बहुत छोटा सा है। वो गया और उसने अपनी और नाइट्रोजन को रिलीज करना शुरू किया और पौधों ने लेना शुरू किया। बारिश हो रही है, पानी दिया तो कुछ वो पानी में बह के इधर उधर चला गया, कुछ उड़ गया और कुछ पौधे ने ले लिया। तो अगर आपने 1 बोरी यानी 45 किलो अगर आपने डाला है यूरिया, और 45 किलो में से मान लीजिए जैसे उसमें और 46% और नाइट्रोजन कहते हैं, तो करीब 21 साढ़े 21 किलो। तो ये 20-21 किलो जो है, ये पूरा 1 एकड़ को मिलता नहीं है। क्रॉप कोई भी रहे, आप चाहे धान लगा रहे हो, चाहे फिर वो कोई सब्जी लगा रहे हो, या कोई बड़ी बागवानी फसलें हो जिसमें अगर आपने फेंक के दिया है तो वो जो 20 किलो 22 किलो जितनी जो मिलनी चाहिए, उसमें से मुश्किल से 7-8 किलो पौधे ले पाते हैं, बाकी हवा में उड़ जाती है, इधर उधर चली जाती है। अब पौधों को लेते हो कैसे लेते हैं? आपने और कटोरी में खाना ले लिया और चम्मच से बच्चे के मुंह में डाल दिया कि खाना ही पड़ेगा, तो बच्चा तो मजबूर है ना खाने के लिए। तो वैसे हो गया कि नाइट्रोजन जब यूरिया आपने दिया तो उस समय वो पौधे को मजबूर करती है, क्योंकि वहां गर्मी बढ़ाती है जड़ों के पास, और जब गर्मी बढ़ती है जड़ों के पास तो पौधे ज्यादा पानी पी लेते हैं। अब ज्यादा पानी पी लिया तो पौधे के जो पत्ते हैं वो नरम पड़ जाते हैं और नीचे की तरफ लटक जाते हैं, और उन पत्तों के अंदर वाटर बर्ड्स आ जाती है। यानी जैसे गर्मी में हमारे पीठ पे घमोरियां होती है ना पानी भरी हुई, वैसे पत्ते के ऊपर ऐसे वाटर बर्ड्स आ जाते हैं, ये पानी की बूंदे अंदर की आती है। और जब धूप पड़ती है तो ये चमकती है, तो जितने आसपास बैठे हुए जो रस शोषक कीट है, सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले कीड़े, ये पत्ते के ऊपर आकर उस पानी की बूंदों को फोड़ देते हैं और वहां से पूरा क्लोरोफिल निकाल देते हैं, और फिर दुर्दशा शुरू हो जाती है पौधे की। लेकिन जैसे ही आपने इंटरक्रॉपिंग की तो ये पौधे नीचे जड़ में नाइट्रोजन की छोटी सी गांठ बना के रख देंगे। अब जब जरूरत होगी पौधों को, वो यहाँ से लेंगे। वो प्राकृतिक तरीका है कि भाई हमने तुमको दिया, ये इतने समय में जाएगा और इतने समय में जिसको जिसको चाहिए लेते रहो। तो आपको अलग से फोर्सिबली देने की जरूरत नहीं है। तो ये मल्टी लेवल जो क्रॉपिंग है, मल्टी लेवल बोल सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोल सकते हैं, बहुफसलीय, और ये पद्धति भी इसको कह सकते हैं हिंदी में आप। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? पिछली बार जो अपनी चर्चा हुई उसके ऊपर और कोई अपने कुछ अनुभव जिन्होंने कुछ किया है प्रैक्टिकली? मैं क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछिए नितिन जी। नहीं, आपने जो बताया तो वो तुअर का वो ऊपर का अपने को काटना है, तो वो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है कि कैसे करे फिर वो? नहीं, वो तो आपको ऐसे ही, या तो हाथ से ही उसको ऐसे तोड़ देना पड़ेगा, या कोई कैंची ले लीजिए स्टील की और उससे काट दीजिए ऊपर से 4-6 इंच। लेबल नहीं बढ़ेंगे क्या उसमें? है लेबल ज्यादा लगेंगे ना उसको फिर? अगर फसल ज्यादा लेनी है तो लेबर लगा दीजिए। ओके ठीक है। लेबल ऐसा कुछ है क्या? ऐसा लगा मुझे कोई। नहीं, अभी अपने यहाँ पर नहीं है, विदेशों में उसके लिए कई ऑटोमेटिक ऐसे बैटरी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट आ गए कि सीधे चलते जाओ तो ऊपर से कटते जाएगा, तो 1 घंटे 2 घंटे में नहीं, वो घास वाला वगैरह आता तो उससे नहीं होगा? नहीं हाँ, ऊपर जो ऊपर चलता है वैसा कोई भी ऊपर से काट दीजिए उसको, तो ब्रांचिंग आ जाएगी। इस पर मैं ट्राई करती हूँ उसका। जी। हाँ, और कोई कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे जो पिछली बार जिन्होंने कुछ किया था? तो चलते हैं अगले अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
फिर से अभी हम मानसून के बीच में बैठे हुए हैं और मानसून अपने पूरे यौवन के ऊपर है। अभी सब तरफ बहुत अच्छी बारिश हो गई है, ज्यादातर जो फसलें वो लग चुकी है, धान ट्रांसप्लांट हो चुकी है, बाकी चीजें लग गई है। बड़े पेड़ों के अंदर, यानी जहां पर संतरा, मौसम्बी, किन्नू, आम, अमरूद, लीची, सेब, नाशपाती, इस तरह की जो भी फसलें हैं, वहां पर भी सारे लोगों ने जो मैन्योरिंग कहते हैं, या जो सीजन के पहले जो खाद देने का जो सिस्टम रहता है कि भाई अच्छी तरह उसकी सफाई की जाए, रिंग चारों तरफ बड़े पौधों के बीच में जो आपके फल के बगीचा है उसमें पौधों की जहाँ कैनोपी एरिया जिसको हम कहते हैं, 12 बजे की छाया जहाँ आती है, वहां पर एक हल्की सी ट्रेंच बना के उसके अंदर ये सारी खाद जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सारे तत्व हों। और ये कहाँ से आएंगे? ये आपके अच्छे कंपोस्ट से मिलेंगे, ये काउडंग कंपोस्ट से मिल सकते हैं, ये आपके फार्म यार्ड मैन्योर से मिल सकते हैं। खेत में जितना भी जो अवशेष निकलता है उसको हम डिकम्पोज करके भी ये सब बना सकते हैं। केचुए की खाद बनाई जा सकती है, बाहर से ली जा सकती है। तो इस प्रकार साल में 2 बार ये डोज अवश्य जाना चाहिए, एक बार मानसून के पहले और एक बार सर्दियों के समय। तो पहला डोज आपने अच्छी तरह से दिया होगा, और जिन्होंने समय पे उसका डोज दे दिया और बाद में बारिश आई उनको बड़ा आनंद भी आया होगा, कम समय में कम अच्छी तरह से हो गया। लेकिन बारिश आने के बाद में अगर ये प्रक्रिया हम करते हैं तो थोड़ा सा टीडियस होता है, क्योंकि उस समय मिट्टी गीली हो जाती है, गड्ढे नहीं खुदते हैं, काम करते करते लेबर को बीच में तकलीफ होती है, समय ज्यादा लगता है, पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं और काम भी सही नहीं होता उसमें। वैसे ही मानसून में, वैसे तो आज हम फल बात के बारे में बात करें, लेकिन मैं कुछ जनरल टॉपिक भी एक दो आपको से बात करूंगा कि जैसे अभी बारिश में बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश में धान की खेती होती है, चावल, पैडी जिसको हम कहते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें 2 तरीके से आजकल खेती करते हैं। एक तो करते हैं कि पहले धान की हम वो नर्सरी लगा देते हैं और वहां से रोपाई करते हैं, और दूसरा आजकल हो गया कि डायरेक्ट सीडलिंग से, जैसे गेहूं वगैरह की बुआई करते हैं वैसे चावल की बुआई कर दी, सीड रेट कम लेकर, और वैसे भी करते हैं। तो दोनों स्थिति में एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, पहले भी मैंने उसके बारे में बताया है, वैम, वेसिकुलर और बस्कुलर माइकोराइजा, वैम, या जिसको हम आरजाल के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नामों से बाजार में बिकता है। वैम या माइकोराइजा, ये वर्ड आप अगर टाइप भी करेंगे गूगल में तो आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी। आपको उसके बारे में और विस्तृत से जानना है तो जो डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी, अपना जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी, उस पर जाएंगे तो वहां भी माइकोराइजा वैम के बारे में, और वहां पर आपको 2-3 वीडियो मिलेंगे। तो ये जमीन में 2-1 किलो एकड़ प्रति एकड़ का डाल के, और जो मडिंग करते समय डाल दिया, बाद में अगर धान की रोपाई की तो धान में जो शूट्स निकलते हैं, कोई पनीरी कहते हैं, कोई कल्ले कहते हैं, जो शूट्स निकलते हैं 1, 2, 3, 4, 10, 12, इनकी संख्या में 50 से लेकर 200% की वृद्धि हो जाएगी। और जब ज्यादा कल्ले निकलेंगे, ज्यादा शूट्स निकलेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर भी दाने भी, फलियां भी ज्यादा लगेगी, फल भी ज्यादा लगेंगे। तो इस प्रकार आर जाल यानी वैम का जमीन में प्रयोग करने से न सिर्फ जमीन की और उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, बल्कि जमीन के अंदर जो पुराना फास्फोरस पड़ा हुआ है, हमने खूब डीएपी डाला हुआ है, खूब एसएसपी डाला हुआ है, और उसका जो अनयूटिलाइज्ड, जिसको और पौधा ले नहीं पाया, ऐसी चीज जो पत्थर की तरह जम गई है, उसको भी विघटित करके पौधों को उपलब्ध कराने का काम करता है माइकोराइजा, और जड़ों को गहरी करता है। तो ये एक उत्पाद ऐसा है कि किसान भाई, अगर चाहे वो संतरा, मौसम्बी, किन्नू और आम और जामुन लगा रहे हो, या वो धान की खेती कर रहे हो, या गेहूं की खेती कर रहे हो, या सब्जियां लगा रहे हो, आर जाल जरूर, यानी जो वैम पाउडर है वो जरूर यूज कीजिए। 2 किलो प्रति एकड़ कम से कम। अगर रेतीली जमीन है और बहुत ही ज्यादा पथरीली टाइप की है, न्यूट्रिशन कम है, तो ऐसी जमीन में आप 3 किलो भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर चिकनी मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, वहां पर 2 किलो पर्याप्त है। तो इससे जड़ें 4 इंच के बदले 6-7 इंच जाएगी। 2-3 फायदे होंगे। ज्यादा बारिश हो गई तो भी ज्यादा जड़ें हैं तो पौधा गलेगा नहीं,
और बारिश कम हो गई, 7-8-10 दिन 15 दिन का गैप पड़ गया, तो ऊपर के 2-2.5-3 इंच की लेयर जैसे ही सूखेगी पौधा मरना शुरू हो जाएगा। अगर इसकी जड़ें 3 के बदले 5-6 इंच तक है तो अगले 7-8 दिन का और उसको और ग्रेस पीरियड मिल गया कि भाई चलो 12 दिन के बदले 17 दिन पे भी बारिश हुई तो 80% आपके पौधे बच जाएंगे, अगर आपने वहां पर नीचे माइक्रोराइजा यूज किया है तो ये बहुत ही बेनिफिट है। बड़े पेड़ों को भी कैसा है, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल के पेड़ हो गए। कई बार होता है कि ये पेड़ तो इतने साल हो गए, बढ़ ही नहीं रहा है, इसमें फल ही नहीं आ रहे हैं। तो बेस्ट टाइम है कि इस समय पेड़ की चारों तरफ से जो ट्रेंच खुदाई की जाए, जैसे मैंने बोला कैनोपी एरिया के जहाँ पर सूरज की 12 बजे की जो धूप आती है उस समय जो छाया बनती है पेड़ की, उसके बाहर एक छोटी सी, उस लाइन के बाहर एक छोटी सी और ट्रेंच यानी नाली जैसी गोलाई में काटना और सारा ये मटेरियल उसमें भरते समय अगर नया पौधा है तो 10 ग्राम और 5 साल तक का पौधा है तो 20 ग्राम और बड़ा है तो 25 ग्राम ऐसे प्रति पौधे में ये जो वैम या आर्जाल आता है ये मिलाकर अगर उस नाली में चारों तरफ दे दिया गया और फिर पानी छोड़ दिया गया या बारिश के पानी से गया तो अगले साल 2 साल की जो कसर है उसकी कि पौधा बढ़ नहीं पाया, पिछली बार ऐसा हो गया था, पिछली बार बारिश ज्यादा हो गई थी, पिछली बार हम देखभाल नहीं कर पाए थे, जंगल हो गया था, तो वो जो उसका 1 साल जो कम हो गया वो चला गया उसको ये रिकवर कर देगा। इतना असर है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेश के लिए भी सारे और बायोलॉजिकल सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। नाइट्रोजन के लिए एज़ोटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, राइजोबियम है, अलग अलग क्रॉप के हिसाब से इनकी श्रेणियां हैं। फॉस्फोरस के लिए पीएसबी है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो जमीन में पड़े हुए फॉस्फोरस को दिला देगा पौधों को, चाहे वो कोई भी फसल कोई भी हो, आम हो, धान हो और चिक्कू संतरा मौसम्बी हो या फिर पालक मेथी गाजर मूली टमाटर हो, सब्जियां हो, कोई भी क्रॉप हो, फसल कोई भी हो, ये सारे प्रोडक्ट हर फसल को बहुत अच्छा और उगने में मदद करते हैं और उत्पादन बढ़ाने में काफी अच्छी मदद करते हैं। और पोटैश के लिए पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, उसका शॉर्ट फॉर्म है KMB। पोटैश का जो शॉर्ट फॉर्म है साइंटिफिक के है, तो KMB यानी पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये जमीन में दिया तो जो पोटैश पड़ी है वो काम आ जाएगी। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, ये जो प्राइमरी चीजें हैं ये बायोलॉजिकल रूप से देने में और पौधों को बहुत अच्छा उठाव मिलता है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यार बाकी का पौधा थोड़ा सा आगे जा रहा है, अपने से 8 कदम चले, वो अभी 10 कदम चल लिया, हमसे 2 कदम आगे है, लेकिन अगले 1.5 महीने बाद देखेंगे क्या कि वो जो 2 कदम आगे बढ़ा था वो वहीं पर है और हम उससे 4 कदम आगे निकल गए। तो आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जड़ों में जाकर, जमीन में जाकर वातावरण बनाते हैं, परमानेंट इलाज करते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है ये। और धीरे धीरे जब आप इसको लगातार डालते जाएंगे तो आज अगर आप साल में 3 बार डाल रहे हैं, 2 बार डाल रहे हैं, तो उसके बाद में ये 2 बार 3 बार का 2 बार 2 बार का 1 बार हो जाएगा। बाद में आप केवल टॉप अप डोज यानी मेकअप करने के लिए 4 किलो 2 किलो आधा किलो देते रहे। तो लगातार ये एक्टिविटीज अगर जमीन में होती है तो आपकी सारी फसलें अच्छी आएगी, फिर चाहे वो कैश क्रॉप हो 1-1.5 महीने वाली हो, चाहे वो 50 साल तक लेने वाली क्रॉप हो। ध्यान रखिए, जमीन, मिट्टी, ये जो मिट्टी है और इस मिट्टी में जो जीवन है, तो मिट्टी का जीवन कौन है? जड़। और जड़ किसका जीवन है? पौधों का। तो पौधे को अच्छा रखना है तो जड़ों को मजबूत रखना पड़ेगा, जड़ों को मजबूत रखना है तो मिट्टी को स्वस्थ और पोषक बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये सारे जो बायोलॉजिकल उपाय है ये करते रहने पड़ेंगे। उसमें आच्छादन भी आता है, मल्चिंग जिसको कहते हैं हम, खेत का जो सारा जो कचरा निकलता है वो खेत में दबाना है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अभी जिन जिन के पास में बगीचे हैं उनको अभी क्या कौन सी चीजों का, तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा है, उसके बारे में आज जो अपना टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी जैसे एक समस्या अभी बारिश में देखने के लिए मिलेगी कि जहां पर जिन पेड़ों के ऊपर जिन्होंने बहार ली हुई है, संतरा में, मौसम्बी में, किन्नू में, ऐसे में आप देखेंगे क्या
कि अभी तेज बारिशें हो रही है, लगातार 7 दिन 8 दिन तक धूप नहीं आ रही है, सूरज नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में कुछ कुछ फल गलने लगते हैं, फल टूट के झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ये एक समस्या आती है। एक समस्या आती है कि जब फल बड़ा होने लगता है तो फ्रूट फ्लाई आती है, यानी फल मक्खी कहते हैं, वो फल को आकर छेद कर देती है और उसके बाद फल वहां से पीला होके या तो सड़ जाता है या तो उतना ही बड़ा रह जाता है। उसके बाद में जहां पर जो नीचे नीचे जमीन थी जिनकी और बड़े पेड़ थे, और पिछले साल जहां पर पानी रुका था, वाटर लॉगिंग हुआ था, ऐसे जगहों पे पुराने पौधों के अंदर बारिश में फिर से जो सड़ने गलने की बीमारी है, गमोसिस है, रूट रॉटनिंग है, फाइटोप्थोरा जिसे कहते हैं, वो होने की के सिम्टम्स वापस दिखते हैं। ऐसे समय में क्योंकि वहां पर वो पहले से इन्फेक्टेड था और अभी बारिश हुई तो उसमें उसका घाव फिर से हरा हो गया। और भी कई कारण रहते हैं, फल तड़कने की दिखते हैं कि फल तो लग गया लेकिन बीच में से ऐसे लगा किसी ने ब्लेड मार के उसको चीरा लगा दिया और वो ऐसे खुल गया है, तो ये एक समस्या रहती है। इस प्रकार, और उसके बाद में जब बारिश का मौसम खत्म हो गया और जब हार्वेस्ट का समय आएगा तो उस समय ये रहता है कि भाई सब कुछ दिया था लेकिन फल में साइज और वजन नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह की कुछ समस्याएं हमको आगे 1 महीने में 2 महीने में देखने को मिलेगी। तो करना क्या, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि सारे पेड़ों के नीचे जो आपने गर्मी में मल्चिंग किया था उसको हटा के साफ करना चाहिए, थोड़ी जमीन को पंजे से ऐसे पूरे खुली करनी चाहिए, और उसके बाद में फिर उसके ट्रेंच काट कर जो भी खाद वगैरह देना है वो देना चाहिए, पानी भरना चाहिए, और जो ट्रेन से मट्टी आई वो पेड़ की तरफ चढ़ाना चाहिए जिससे पेड़ का तना ऊंचा रहे और किसी भी अवस्था में 12 बजे की जो उसकी कैनोपी है उस कैनोपी के अंदर पानी किसी भी तरह से न घुसे। यानी तेज बारिश आ गया, खेत में पानी भर गया तो भी तने से 3 फुट 4 फुट दूर पानी रुके, तो इस प्रकार वो मट्टी चढ़ाना। ऐसे में आपको एक बताया गया था कि जैसे जनरली बोर्डो पेस्ट करके एक चलता है जिसमें चूना और क्या कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, ये मिक्स करके और उसके तने पर लगाते हैं जिससे वो सफेद भी सुंदर भी दिखता है, और उसके अंदर में फंगिसाइडल इफेक्ट है, तो अगर कुछ छोटे मोटे घाव लगे हैं तो वो साफ भी हो जाते हैं, और वहां से अगर गमोसिस है यानी खून निकल रहा है या कोई दूसरी बीमारी है, उसकी जो छाल है तने की वो सड़ रही है, तो इसके ऊपर भी रोकथाम आती है। कीड़े वगैरह भी ऊपर चढ़ने में फिर और थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, आसानी से नहीं जाते, और सफेद दूर से जब चमकता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 1000 पेड़ है, आप नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई कलर या मार्क कर दिया गया तो वो अचानक आंखों के सामने आते हैं, बहुत विहंगम दृश्य वो लगता है। तो ये पेस्ट लगाना, बोर्डो पेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये लगाने से होता है। इसके अलावा पौधों के ऊपर, क्योंकि जब बारिश लगातार हो रही है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो रही है, धूप कम निकल रही है, नीचे गीलापन मिट्टी में बना हुआ है, ऐसे समय में पौधे को तनाव आता है। मैंने पहले सेशन में भी कहा हुआ है, उसके भी पहले कहा हुआ है, और आज फिर से कहता हूँ कि जैसे आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, बीमार होता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, पौधा भी सब वैसे ही करता है। तो आदमियों के अंदर में, इंसान के अंदर अगर खुशी और दुख अनुभव करने की अगर क्षमता है तो पौधों में क्यों नहीं होगी? जानवरों में है कि वो बोल लेता है, चल लेता है, गुस्सा दिखा देता है। पेड़ पौधा बेचारा कुछ नहीं करता। तो ऐसे में उस पौधे को क्या करना, तो उसके इमोशंस का, जो उन्होंने कहा ना कि उसके इमोशंस का ख्याल रखना। तो पौधे के ऊपर जो फल लगे हैं वो झड़ जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो 7 दिन 8 दिन तक बारिश होती रही, धूप नहीं आई, तो पौधे को फिर से तनाव आ गया। जैसे हमारी कोई बात पूरी नहीं होती तो हमें तनाव आ जाता है, लगातार हम दिखते रहे तो हम भी तनाव में रहते हैं, सर्दी जुकाम लग जाएगी। तो ऐसे समय में पौधे को 15 दिन में एक बार, अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन पहले, अमावस्या पूर्णिमा के क्यों डालना, इस पर हमने पहले चर्चा की हुई है। तो 2 ml सिल्कोट, 2 ml नीमोक्योर, ये प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर आपने स्प्रे कर दिया तो न तो आपके जो फ्रूट है वो ड्रॉप होंगे, न बारिश की वजह से जो
फंगल इन्फेक्शन होते हैं, पत्तों पे दाग आते हैं, फलों पे दाग आ जाते हैं, तो मैं उसका प्रकोप आपके पौधों पे होगा, पेड़ों पे होगा। तो इस प्रकार 15 दिन में एक बार इसका प्रिवेंटिव करते रहे तो फल झड़ने बंद हो जाएंगे। फूलों की स्थिति में स्प्रे किया होगा तो अच्छे फूल से फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी, फूल कम झड़ेंगे, फूल कम झड़ेंगे तो फल ज्यादा धारण होगा। और चूंकि सिल्कॉट के साथ में उसमें पोटैश है 9%, तो वो साइज के ऊपर भी काम करता है, तो चमक और साइज ये बना के रखता है वो। तो इस प्रकार ये एक सुरक्षित और नॉन रेसिडुअल प्रोडक्ट है। इसके स्प्रे के बाद में पौधे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अवशेष रहता नहीं है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित है। फ्रूट फ्लाई के लिए और कुछ कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई आ रही है तो केमिकल में बहुत से लोग स्प्रे करते हैं, लेकिन ट्रैप्स आते हैं, ड्यूर्स एंड ट्रैप्स हम कहते हैं। इसको अगर हिंदी में कहें तो कामगंध कहेंगे, कामगंध जाल ऐसा उसका नाम है। उसमें क्या रहता है कि 1 एकड़ में, और ऐसे छोटे छोटे ऐसे बताऊंगा, मान लीजिए जैसे ये बोतल है, तो ऐसा एक वो गिलास जैसा है जो पेड़ में लटकाया हुआ है। यहाँ पर एक छेद है जिसमें से जो कीड़ा है वो अंदर घुस सकता है, और अंदर में एक छोटा सा कैप्सूल लटका रहता है धागे से। उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर में जो इंसेक्ट का, यानी जो फ्रूट फ्लाई का जो मेल जो इंसेक्ट है उसका एसेंस उसके अंदर में रहता है, उसकी गंध उसमें रहती है, तो वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है मैटिंग के लिए। तो ये जो फीमेल है ट्रैवल करके वहां पर आती है और उसके अंदर घुस जाती है, वहां पर वो उस गंध के लिए उसको अपने नर को ढूंढते रहती है, और थोड़ी देर वो घूमते 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 वो वहीं पर अंदर में ही गिर जाती है। तो इसको बोलते हैं हम फेरोमोन ट्रैप्स। तो ये अलग अलग आते हैं, ये संतरे के लिए अलग आते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से भी आते हैं ये, और क्योंकि हर फसल में आने वाला कीड़ा अलग टाइप का रहता है, उसकी प्रजाति अलग होती है, उसका समय अलग होता है, तो एक ही गंध सबको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो ये फेरोमोन ट्रैप एकड़ के 10, 12, 15 अलग अलग कंपनियों के अलग अलग वो लगा दी, उसमें ये कैप्सूल लगा दिया, तो आप 45 दिन 2 महीने तक आपके खेत में इस तरह की जो फ्रूट फ्लाई है उसका ज्यादा कोई वो उपद्रव नहीं देखने को मिलेगा। तो ये अभी आपको करना चाहिए। ज्यादा बारिश जहाँ हो रही है, जड़ों में पानी रुक रहा है, ऐसी स्थिति में पत्ते पीले पड़ सकते हैं, झड़ेंगे, फल झड़ सकते हैं, तो कोशिश करके ध्यान रखिए जड़ों के पास पानी न जमे। और अगर वहां पर पानी का भराव अगर हो रहा है तो 2 पेड़ों के बीच में थोड़ी सी नाली खोद के उस पानी को आगे और रिलीज कर दे खेत से बाहर की तरफ। जहां भी हम लोगों ने पानी इकट्ठा करने का स्थान बनाया है खेत में, वहां पर उस प्लॉट से बाहर अपने खेत के दूसरे कोने में कर दे। खेत के पानी को खेत के बाहर नहीं निकालना है, खेत के पानी को खेत के अंदर ही जमीन में जाने देना है। बाहर जाने के रास्ते बंद होने चाहिए, इसलिए ट्रेंच काट दीजिए अपने खेत के चारों तरफ कि जो भी बारिश का पानी अंदर में आएगा वो इस खाई में रहेगा और यहाँ से जमीन में जाएगा, जिससे कि जमीन का वाटर टेबल जो है, पानी का जो लेवल है वो ऊंचा आ जाए। पिछली बार हमारे साथ केवलानी जी जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि उनकी पहाड़ के ऊपर खेती है और 1040 फीट गहरा उनका और पानी लगा उनको, और उन्होंने पिछले 3 साल में ये जो पानी रोकने का किया, तो अभी हर साल वो 50-60 फीट पाइप निकाल दे रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने और करीब 200-250 फुट पाइप निकाल दिया। पता कैसे चलेगा कि पानी ऊपर आ गया? तो हमने तो बोर में, मतलब मोटर अभी भी 800 फुट पे ही हम बोलते हैं कि पानी बढ़ गया, तो वो पानी बढ़ा है ना, खींच के देखो भाई कहाँ तक पानी आता है। तो 3 सालों में 200 फीट पानी ऊपर आना बहुत बड़ी बात है। तो संतरा मौसम भी लगाया हुआ है, अगले 25 साल चलेगा, तो 25 साल में आप सोचो 3 साल में अगर 200 फुट अगर आया है तो 200 गुणे 3 भी अगर 200 गुणे 15 अगर हम करते हैं तो कितना होता है? तो ऊपर से निकल जाएगा पानी। तो वाटर, अपने खेत के पानी को खेत के बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है, वो सारा सब कुछ लेके बाहर जाता है। और दूसरे खेत का जो आता है पानी, वो पता नहीं क्या क्या लेके आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि वो
खरपतवार के बीज तो करोड़ों की संख्या में लेके आएगा, इसलिए बाहर का पानी खेत में न घुसे, इस बात का भी हमको और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक जो मैंने बताया कि फल फट जाते हैं, तड़क जाते हैं, जिसको हम तड़कना कहते हैं या फटना कहते हैं, तो बोरोन की अगर डेफिशिएंसी रहेगी, कमी रहेगी, तो फलों के फटने की ये संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इस समय बोरोन के साथ साथ में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका भी आप स्प्रे करें। आप जिस भी राज्य में है उस राज्य की ग्रेड निर्धारित की हुई है उसने, एफसीओ ने, यानी फर्टिलाइजर कंट्रोलर ऑर्डर जो 1985 था वो अभी 2021 ऐसा कुछ हुआ है, काफी अमेंडमेंट्स आए हैं अभी, तो उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तो उसके हिसाब से, और जो क्या कहते हैं उसकी ग्रेड बनी हुई है। हेलो। तो कोई कुछ बोल रहे हैं बीच में? हाँ सर, मैं रघुनाथ सुड़े बोल रहा। हाँ रघुनाथ जी। हाँ, तो ये नींबू पे कैंकर रोग आता है, उससे उपाय बताओ। हाँ, ये जो मैंने अभी बताया ना, कैंकर, जो सिट्रस कैंकर आता है, हाँ यानी नींबू के ऊपर जो काले काले दाग आते हैं। हाँ, पीले तो, पीले। हाँ, पीले दाग आते हैं, बाद में कुछ काले हो जाते हैं, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ ब्राउन हो जाते हैं। हाँ तो 2-3 तरह के इसे दाग आते हैं अलग अलग एरिया में, तो सिट्रस कैंकर। तो हाँ उसके उपाय है, उस समय ऐसे पौधों के अंदर, रूट के अंदर में ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग अच्छे से करनी चाहिए अभी। ट्राइकोडर्मा, हाँ। और जो मैंने आर्जाल जो वैन बताया, उसकी भी पहले ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग, और 10 दिन 15 दिन बाद में वैम जो आता है उसका वाटर सोल्यूबल जो आता है, आर्जाल गोल्ड के नाम से आता है, बाकी बहुत से नाम से आता है, तो उसको 200 लीटर पानी में घोलकर, जो भी 2 एकड़ का डोज है, तो उसको हर पौधे को वो पानी देना चाहिए। ड्रिप है तो ड्रिप से दीजिए, नहीं तो उसके रूट जोन में दीजिए। तो ये दोनों काम कीजिए, तो ये पौधा जितना ज्यादा मजबूत होगा, ये धीरे धीरे रोग अपने आप कम होगा। और ऊपर से स्प्रे अगर करना, जैसे मैंने बताया कि सिल्पॉट नीमोक्योर का अगर आप फ्रूटिंग समय में अगर 4-6 बार अगर पूरे सीजन में यूज करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं के बराबर हो जाएगी। तो हर साल में वो बारिश में आता पहले। बारिश में आता है, वो कुछ बीमारी ऐसी रहती है जो बारिश में ही होती है, ज्यादा फंगल इन्फेक्शन, अगर गीली लकड़ी है तो दरवाजों का बड़ा हो जाना है, और फिर उसको जोर जोर से धक्के देकर बंद करना खोलना, ये बारिश में ही होता है ना। तो बारिश का कुछ रहता है जो बारिश में ही आता है, तो ये सिट्रस कैंकर ज्यादातर बारिश में रहता है। लेकिन अगर हमने रूट जोन को अच्छा कर दिया तो इससे हम बाहर निकल सकते हैं। ऊपर में प्रिवेंटिव इश्यू जो स्प्रे है वो हम लेते रहे। बाद में हर साल में आएंगे नहीं कभी वो? धीरे धीरे 2-3 साल में कम होते होते खत्म होगा, एकदम से 1 साल में तो बंद नहीं होगा। और एकदम से कोई भी बीमारी जो है, देखिए, जब तक पेड़ पौधे रहेंगे तब तक बीमारियां रहेगी, जब तक आदमी है तब तक बीमारियां रहेगी। आदमी खत्म, बीमारियां खत्म होगी किसको? के लिए कोई है ही नहीं। तो लेकिन क्या होगा कि हमने अगर इसकी प्रैक्टिसेस अभी से शुरू की, तो मान लीजिए इस साल आपके एक झाड़ पे आपके 100 नींबू के ऊपर वो सिट्रस कैंकर का असर दिखा, अगले साल आपको वो 40-50 दिखेगा, तीसरे साल 10-15 दिखेगा, चौथे साल से वो हो सकता है कुछ भी नहीं दिखेगा। और वो इलाज करते रहेंगे तो परमानेंट फिर कभी होगा भी नहीं। आर्जाल की ड्रिंचिंग ट्राइकोडर्मा की, पहले ट्राइकोडर्मा करना, पहले ट्राइकोडर्मा कीजिए, क्योंकि पहले ट्राइकोडर्मा किया तो वो पूरा प्लांट को स्टरलाइज कर देता है। और उसके बाद में 7 दिन 8 दिन के बाद में जब आदमी बीमार रहेगा, उस समय अगर कुछ खाने को देंगे तो खा भी लिया तो और उल्टा नुकसान करेगा। इसलिए पहले हमने उसका तबीयत ठीक किया, तो पहले ट्राइकोडर्मा देके उसको हमने क्या किया, तो उसको हमने और इन्फेक्शन से बाहर ले आए, 7 दिन उसको रेस्ट मिल गया। अब वो इन्फेक्शन से बाहर आके अब उसको खाने की इच्छा, तो उस समय उसको और ड्रेंचिंग पे छूट दिया। तो माइकोराइजा के साथ में उसमें जो फिलर मटेरियल, उससे उसको बहुत सारा भोजन मिल जाएगा, तो अपने इम्यूनिटी को बढ़ा लेगा वो। बाद में सिल्पॉट की फवारी करना, सिल्पॉट और नीमोक्योर का एक फवारनी करना, एक स्प्रे करना, और 15 दिन के बाद में खाली सिल्पॉट करना, ऐसा अल्टरनेट करते जाना। तो मान लीजिए आपने नींबू को पूरा हार्वेस्ट होने के लिए 4 महीने लगते हैं, तो 4 महीने में आपने, और महीने में 2 बार के हिसाब से अगर 8 बार है तो 6-8 बार कर दिया, तो उसमें ये बीमारी भी एकदम से कम हो जाएगी। हो सकता है पहले साल ही आपकी बीमारी 20-25% पे आ जाए,
नींबू की साइज भी अच्छी रहेगी, उसकी चमक रहेगी, उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहेगी, और आपके जो बाकी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के लिए जो आप केमिकल के खर्चे करते थे वो भी आपके बच जाएंगे। तो ओवरऑल में आप देखेंगे कि आपके पैसे बहुत ज्यादा लगे नहीं, लेकिन जो फायदा होगा वो स्थायी रूप से होगा। हाँ, निमोकर और शिल्पा डालने से अभी केमिकल वापरना का काम ही नहीं फिर। हाँ, प्रिवेंटिव करते रहे तो आपको नहीं यूज करना पड़ेगा। जमीन में आपने कर लिया, ऊपर ये कर लिया, ये सब दोनों अगर करते रहे तो आपको, अभी काफी लोग हैं, अभी कल परसों भी मुझे किसान मित्र है जो कि कैटेगरी मैनेजर भी है, और उनकी खेती हुई बता रहे थे कि भाई लगातार मैं अभी तीसरी साल आपसे जुड़ा हूँ और मेरे खेत में खरपतवार यानी वीड आना भी बहुत कम हो गया है, और जो आता है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने केमिकल एप्लीकेशन कम कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर का, तो ऊपर की जो घास है उसको भोजन कम मिल रहा है ना अभी, वो सीधा उसको मिलता था, और सबसे पहले जड़, घास की जड़ें सबसे पहले है जमीन में, सबसे ऊपर है, तो सबसे पहला भोजन उसको जाता है। तो आपने अगर 50 किलो एकड़ में डाला है तो 25 किलो तो यही ऊपर पहले ही सफा कर देता है, बचता है वो नीचे जाता है। तो ऊपर से अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर जो सीधे रूप से फर्टिलाइजर का काम करती है वो देंगे तो घास ही ज्यादा खाएगी। हाँ। अपने डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी में एक टी गार्डन का एक वीडियो डाला हुआ है छोटा सा, उसमें देखिए कि कैसे उन्होंने 2 साल में ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर कम करके पूरा वीड एकदम कंट्रोल कर लिया, और पूरे खेत के अंदर में उनके यहाँ केचुए चलने लग गए, अर्थवॉर्म, केवल 1.5 साल में। क्योंकि पेड़ों के पत्ते, चाय के अंदर पेड़ों के पत्ते बहुत गिरते हैं, अब नीचे अगर सेना है केचुओं की तो उसके लिए भी भोजन हो गया, उसका भोजन, उसका वेस्ट पेड़ का भोजन, और पेड़ का वेस्ट आदमी का भोजन। तो हम तो वेस्ट पे ही पनप रहे हैं। तो इस तरह अगर आप जमीन के अंदर और बायोलॉजिकल, जिसको हम जैविक कह सकते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, जिसको हम अपने प्राकृतिक कह सकते हैं, गाय के गोबर से बनी हुई, पत्तों से बनी हुई, फ्रूट वेस्ट से बनी हुई, ये सब से बनी हुई जो खाद को अगर हम लगातार उपयोग करते हैं तो ये सारी समस्याएं धीरे 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 ये हमारे द्वारा तैयार की हुई है, ये कम हो जाएगी। तो बोरोन का स्प्रे कर दीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दीजिए आखिर में, तो फल का फटना कम हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि जो सिट्रस कैंकर आता है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू आती है, इस तरह की जो बीमारी आती है, इसके लिए और भी है पर्टिकुलर, उस काम के लिए फिर से भी हम और बाद में बात कर सकते हैं। अभी इसके अंदर में देखिए फिर से, अभी जिन्होंने घास साफ की थी खेत में, फिर से पूरी घास भयंकर आ गई है, क्योंकि 1 महीना हो गया बारिश को, तो जो बीज नहीं उगे थे वो भी सारे उग गए अभी। और अगर फसल हमारी छोटी है तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी फसल कौन सी है, घास कौन सी है। और बड़ी अगर फसल है आपके यहाँ, संतरा, मौसम्बी, नींबू और किन्नू लगा हुआ है, तो वहां पर भी उनका तना पूरा ढक गया है, 1.5-2 फुट की घास आ गई है। मैंने पिछली बार बोला था कि ऐसे में आप इंटर क्रॉपिंग करते समय आपने जैसे चौलाई वगैरह या बीन्स वगैरह कुछ लगा दी, कुछ नहीं है तो जैसे जो बोरू, सनई, घेचा वगैरह जो होता है, सन होते हैं, तो ये जमीन वो बीच में डाल देते हैं जिससे कि ग्रीन मैन्योरिंग हो जाए। आप अगर कुछ नहीं उगाएंगे तो प्रकृति कुछ न कुछ जरूर उगा के देगी आपको। अब आप उगाएंगे तो आप अपने मन पसंद से उगाएंगे, जिसका क्या बेनिफिट आपको पता है, तो प्रकृति उगा के देगी, तो उसके पास तो भाई सभी एक जैसे हैं, जो आएगा उगने के लिए उसको उगा देगी वो। तो आपने ये जो क्या कहते हैं इसको, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए कोई क्रॉप अगर 2 पौधों के बीच में लगा दी, आपने मूंग लगा दिया, आपने बीन्स लगा दी, आपने सोयाबीन लगा दिया, ये लगाते समय बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो बड़े पेड़ हैं उन दोनों की जो कैनोपी यानी बाहर का घेरा, उससे 6-6 इंच और जगह छोड़ के जो जगह बचती है बस उतने में खेती लेनी है। यानी मान लीजिए आपका पेड़ से पेड़ की दूरी 20 फीट है और 5 साल का आपका पेड़ है, और 5 साल के पेड़ की 12 बजे की जो छाया जहां नीचे आती है, तो उसका जो ये रेडियस है, ये मान लीजिए कि 5 फुट आया, तो इस 20 फुट में से ये 5 फुट चला गया, उधर से 5 फुट चला गया,
और दोनों के 1-1 फुट और चले गए, तो 6-6 12 फीट चला गया, बीच में 8 फुट जगह बची। इस 8 फुट में ही आपको कोई क्रॉप लेनी है, इसके उधर नहीं जाना है। वह उधर गए अगर पेड़ की तरफ, तो आप अतिक्रमण कर रहे हैं उनकी जगह में। तो क्या हो जाएगा, वहां जब ट्रैक्टर चलेगा, आप जब वहां पर रोटावेटर चलाएंगे या सीड ड्रिल चलाएंगे, तो वो जो व्हाइट रूट्स है जो इस पेड़ को भोजन, पानी, न्यूट्रिशन दे रही है, वो डैमेज हो जाएगी बहुत बड़ी मात्रा में। और वो अगर डैमेज हो गई तो अगर उसमें फूल लगा है, फल लगा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको और नई नई बीमारियां हो जाएगी, डोमोसिस हो सकता है, उसको माइक्रोथोरा सकता है, ये सारी बीमारियां उसको हो सकती हैं। तो इसलिए आपके पास जगह कितनी है, वैसे तो नियम यही है कि जब ये पेड़ फल देना शुरू कर दे, उस समय नीचे कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे इनको तकलीफ हो। तो आप, और जब बड़े पेड़ हो गए तो ये बड़ा वाला, ये ट्रैक्टर चला के करने वाला काम ही बंद कर दीजिए। ये मूंग वगैरह डालना है, हाथों से डाल दिया, ऐसे छीट दिया, जितने उगे उतने उग गए, जो मिला सो मिल गया। 1 एकड़ में आपने 5 किलो बीज छिड़क दिए और मान लो उससे 50 किलो मूंग उग गया, तो आपकी तो घर की दाल हो गई ना, फोकट में घास भी नहीं उगी, तो घास निकालने का खर्चा भी बच गया, 50 किलो मूंग भी घर में आ गए, और जो मूंग की वजह से जमीन में नाइट्रोजन मिला वो भी पौधों को मिल गया, और बाद में काटने के बाद उसको वहां मल्च कर दिया, तो बाद के लिए फर्टिलाइजर भी बन गया। इसी तरह जो ढैंचा बोरू रहता है वो भी इसी तरह ही करते हैं, काफी फाइबर रहता है, उसको उगा दिया। जैसे ही तेज बारिश हो गई और 15 अगस्त के आसपास जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी होती है, उस समय उसको काट कर वहीं पर बिछा दीजिए, या सितंबर के पहले वीक में उसको काट कर वहां बिछा दीजिए मल्चिंग के रूप में। अगले पूरी सर्दी में वो पड़ा पड़ा सूख के वहां पर और कंपोस्ट में बदल जाएगा। बाद में ब्रेक का एक आध पानी पिला दीजिए उसको, जो डिकम्पोजर है। तो ये 100 रुपए में आपका पूरे खेत में डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाती है। तो इस प्रकार इंटर क्रॉपिंग बीच में लीजिए। हेलो कुछ अर्निंग कीजिए। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ सर, एक बात पूछनी है कि अपने शूट रहती है झाड़ के, हाँ हाँ तो पहले बार कटाई में हमारी गलती हो गई थी, तो कुछ कुछ कटाई वाले ने शूट ही रख दिया, झाड़ काट दिया, तो हाँ वो हाँ। शूट के झाड़ बनेंगे नहीं क्या आगे? नहीं बढ़ेंगे, वहां से जहां से काट दिया मान लीजिए, तो पहले जो शूट्स है, वाटर शूट्स है ज्यादा, उनको कम कीजिए थोड़ा, तो क्योंकि वो सारी बड़े एनर्जी बड़े हो गए, अभी 2 साल के पेड़ कोई। हाँ। हाँ, तो वो शूट के कुछ कुछ झाड़ है। अभी आप उसका बाद में आप मेरे को कॉल करके और वीडियो कॉलिंग करके मुझे बताइएगा प्लांट कैसा है, तो उसमें मैं देखकर आपकी मदद कर सकता हूँ। है अच्छे क्वालिटी के, पास शूट हाँ के बने हैं कुछ कुछ झाड़। ठीक है, आप उसका मेरा वीडियो और कॉलिंग कीजिएगा, मुझे बताना, पास में से 1-2 फोटो भी लेके पहले भेज देना, ठीक है। तो अपन देखेंगे उसमें कैसे ब्रांचिंग आ सकती है। अगर पेड़ जिंदा है, जड़ें स्वस्थ है, तो ऊपर ब्रांचिंग लाई जा सकती है। जो ब्रांचिंग फ्रूट्स आप बोल रहे हैं, शूट के। आप नींबू क्या ग्राफ्टिंग नींबू है कि सीड वाला है? हाँ, वो सीड वाला है। सीड वाला है ना, तो ठीक है, सीड वाला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ से शूट्स आया है, कहाँ से नीचे से आया है कि ऊपर से आया, कोई वो नहीं है। हाँ, अगर ग्राफ्टेड होता तो उसमें दिक्कत रहती थी कि ग्राफ्टिंग से नीचे से तो वाटर शूट नहीं आया है। ठीक है, आप मेरे को उसकी फोटो भेजना बाद में और उसका वीडियो कॉलिंग करके बताना। ठीक। हाँ, आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, मलकेश सिंह बोल रहे हैं जी। हाँ जी बोलिए। कंपनी से सर। तो सर बड़ी खुशी हुई आपसे बात, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान हमको दिया जी। पिछली बार हमने आपसे बात की थी सर, तो आपने हमको बताया था कि जो भी हम बायो खेती करते हैं उसके लगभग जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसका 300 फसल में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जो ज्ञान मिल रहा है, मुझे लगता है कि जो जैसे खेत का हाजमा होता है जहाँ हमारा हाजमा है, वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता सर अभी। तो मुझे सर इस चीज की डिटेल चाहिए। अगर हम पंजाब में खेती करते हैं, जहाँ गेहूं की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, जो भी है, ये खेती के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमको यूज करना चाहिए, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो खेती में उन बीमारियों को ठीक करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसको कैसे यूज करना है। जो भाई बहन आज जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सर आपसे, तो वो सरल
लैंग्वेज में ये जानना चाहते हैं कि मैं अगर हम जो खेती करते हैं उसकी जो डिटेल है, हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमें पता चलना चाहिए। वो आज जो भी ज्ञान हमने सुना है आपसे, वो काफी मतलब तकरीबन अलग अलग चीजों का है। तो हमने वो डिटेल जाननी है। जो भी खेती बाड़ी करते हैं किसान भाई, जो गन्ने की खेती करते हैं ज्यादातर, जहाँ गेहूं की करते हैं, चावल की करते हैं, कपास की करते हैं, जो जहाँ बागवानी की करते हैं, संतरे का बाग है, मैंगो अपने आम का बाग है, जहाँ सिट्रस की बात हम अभी कर रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी हम बात सर करते हैं, हो सकता है मेरी जो फीलिंग है, हम जो भी बात करते हैं उसकी पूरी डिटेल हमको ऐसे चाहिए सर। बात चाहे एक टॉपिक पे होए, पर वो टॉपिक पूरा क्लियर कट हो जाए, जो हमको प्रॉब्लम ना आए। एक टॉपिक अब हम बात करते हैं और उसमें से जो जो दूसरा टॉपिक मतलब हम बताते हैं, उसमें से जो पहली जो नॉलेज है वो जाती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आज शुरू करने के पहले कुछ लोगों से इसलिए कहा कि भाई पिछली बार आपने जो सुना था उसमें से क्या आपने किया, उसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो एक दो लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। तो हम जो लोग इस चैनल पे आ रहे हैं, वो अगर केवल हम सुनकर 1 घंटा कुछ काम नहीं, इसलिए अगर टाइम पास करने आ रहे हैं तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। मैं तो अपना समय दे ही रहा हूँ। तो उसको आप प्रैक्टिकल कीजिए और करने के बाद क्या अनुभव आए वो यहाँ पर शेयर कीजिए। कई बार क्या होता है, हमको लगता है ये इतना छोटा सा काम करके यार क्या होने वाला है। जी जी। अब जैसे अभी जिन्होंने अरहर लगाई है, तुअर लगाई है, वो जब 1.5-1.5 महीने की हो जाएगी तो ऊपर से अगर उसको तोड़ दिया तो उसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। जी जी। अब ये काम बहुत छोटा सा है, लेकिन यार कौन अब तोड़ने बैठेगा इसको। जी। तो प्रोडक्शन आपका उतना सा काम अगर कर दिया आपने, एक आदमी लगा के दिन भर में सारों के ऊपर से तुड़वा दिया 4-6 इंच, तो उसमें आपका अगर प्रोडक्शन 20% 30% बढ़ जाता है तो वो करना चाहिए ना वो काम। तो जी सर। वो टिप्स यहाँ पर दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं, उनको आप यूज कीजिए। करने के बाद आपको अच्छा हुआ तो वो बताइए, अच्छा नहीं हुआ तो वो बताइए, जिससे कि गलती अगर हो रही है, मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ, मैंने भी कई बार बोलते समय हो सकता है कुछ और बोलना चाहा, कुछ और बोल दिया और आपने उसको नोट कर लिया, वैसा कर डाला और नुकसान हो गया। तो कम से कम वो शेयर कीजिए जिससे कि और किसी का नुकसान नहीं हो। गलती तो हो ही सकती है किसी से भी, लेकिन ज्यादातर लोग करके अगर शेयर करेंगे प्रैक्टिकल तो उनको फायदा भी मिलेगा। और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा सा बताता हूँ। अभी उसका एक वीडियो भी डाला हुआ है, आपको अपने डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगा कि आओ कुछ खेती में नया करते हैं। ऐसा एक वीडियो डाला है 4 मिनट का। वो जो वीडियो है वो नागपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पराग लश्करे उनका नाम है, यंग है, 28-30 की एज के हैं। और अभी वो काफी उनका खेती में इंटरेस्ट आया है, तो उनके खुद के ही उन्होंने एक वीडियो डाला है उसमें कि भाई मल्टीपल और क्रॉप एक साथ लगा के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो उसका मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ में लगाओ। होता है ये पूरी दुनिया जानती है, लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बार क्या किया कि 1.5 एकड़ में अदरक लगाई। तो अदरक के लिए उन्होंने ऐसे 4 फीट के ऐसे बेड बनाए और बेड के ऊपर फिर एक बेड जमीन से 9 इंच ऊंचा, फिर 2 फीट का गया, फिर एक बेड, ऐसे करके, और उसके ऊपर ड्रिप की लाइन डाल दी। और ड्रिप के दोनों पौधे से पौधा 1.25 फुट, पौधे से पौधा 1 फुट और रो से रो 1.25 फुट, ऐसे उन्होंने 1 स्क्वायर फीट पे 4, ऐसा समझ लो कि एक चौकोर बनाया, उस पे 4 कोने में 4 लगाए, ऐसा समझ लो। तो उन्होंने लगाए और 2 के बीच में एक उन्होंने चौलाई का, यानी जो बीन्स रहती है, चौलाई फली या बरबट्टी जिसको कहते हैं, उसका पौधा लगाया। अब ये जो लगाने का काम किया था ये जून के और 10-15 तारीख के आसपास हुआ। अब आपको पता है कि भाई ये जो बीज है चौलाई वगैरह के, ये तो 2 दिन 3 दिन में फूट आते हैं और 1 महीने में तो 10-12-15 पत्ते लेके 9-10 इंच का पौधा बन जाता है। और अदरक ऐसी है कि लगाने के बाद में 7 से 10 दिन लगता है उसको पहला निकलने में, 15 दिन भी लगता है कई बार, और भी लेट होती है, और पूरे निकलने में 1 महीना लगता है। उसके बाद अच्छी ग्रोथ आती है। तो उन्होंने वो अदरक लगाई, अदरक के बीच में उन्होंने चौलाई लगा दी और 2 बेड, यानी एक 4 फुट का एक ये और दूसरे पे ऐसे छोड़ के 8-8 फुट के ऊपर उन्होंने एक उस पे वो लगाया है ड्रम स्टिक का, जिसको सहजन भी हम कहते हैं। अब 15 दिन पहले उन्होंने बताया कि सर वहां पर जो जर्मिनेशन है वो 50% है और 1 महीना होने को आ गया, लेकिन 50% से ज्यादा अदरक का जर्मिनेशन नहीं हुआ है।
जबकि चौलाई पूरी भर के वो जो 4 फुट का बेड है वो पूरा ऐसा एकदम रोज ऐसा बन गया है। कल उनसे बात हुई, आज सुबह ही बात हुई, तो उन्होंने बताया कि सर अभी चौलाई तो 2 फीट पे आ गई है, लेकिन जो अदरक 15 दिन पहले 50% की उगी हुई दिख रही थी वो लगभग सारी 1-1 फुट तक आ गई है। एक फायदा ये हुआ कि जब बारिश तेज हुई तो जो बेड के ऊपर से मट्टी छिटक के बाहर बह जाती थी, पौधों ने उसको ढक रखा था मट्टी को, तो बेड की मट्टी बिल्कुल नहीं बही, तो बार बार मट्टी चढ़ाने का काम बच गया। एक बार 1 एकड़ का मट्टी चढ़ाने का मतलब है कम से कम 2000 रुपए का खर्चा। और अभी पहली उनकी जो चौलाई फली जो है बड़बटी है उसकी क्रॉप भी आ गई। अब वो एक चीज को मेंटेन कर रहे हैं, 3 चीज मेंटेन हो रही है। तो मल्टीपल जो क्रॉप हम लेकर लेते हैं, एक से ज्यादा और फसल अगर एक साथ में लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। संभाल के थोड़ा सा करना पड़ेगा। शुरुआत में आधा एकड़, 1 एकड़, पाव एकड़ में करके एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एकदम से 10-20 एकड़ में और छलांग लगा के मत कूद जाइए, अनुभव ले लीजिए पहले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत देर हो गई या अब क्या करेंगे। अरे भाई अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी पता नहीं कितने सालों तक जाना है, क्योंकि जब तक हम उगाते रहेंगे हम खाते रहेंगे। जिस दिन हमने उगाना बंद कर दिया उस दिन हमको खाना भी बंद करना पड़ेगा। हाँ जी। तो सिट्रस में जो ये प्रॉब्लम आती है, सिट्रस कैंकर की, मैंने पूछा था कि उसके ऊपर काले पीले दाग आते हैं, ये मौसम्बी, संतरा, किन्नू, ये फैमिली से ही है, सिट्रस फैमिली से ही है चारों। तो ये इन सब में भी ये बीमारी आ सकती है, तो यही उपाय वहां भी हम कर सकते हैं। तो बागवानी फसलों में अंदर के अंत में यानी 2 पौधों के बीच में जो खाली स्थान है वहां पर या तो कोई इस प्रकार की फसल जो मल्चिंग के काम में आए और बाद में अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ग्रीन मैन्योरिंग का काम करे, या तो फिर वहां पर कोई ऐसी क्रॉप जो 2 महीने, 2.5 महीने में, 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है, नीचे नाइट्रोजन फिक्सेशन करे, जिससे कि जमीन से कुछ निकाले नहीं बल्कि जाते समय जमीन को कुछ देकर जाए। तो ये करने से कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि ये जो बड़ा पेड़ है इसको भी बहुत मजा आता है। हम भी कहीं जाते हैं नई जगह पे, नए लोग मिलते हैं तो थोड़ी सी खुशी बढ़ जाती है। हम भी ऐसे चारों तरफ देखते हैं ना, कौन है आसपास में, कैसे लोग हैं, हमसे विचित्र दिखने वाले तो नहीं है, हमसे ज्यादा अच्छा तो किसी ने नहीं पहना है, हमसे ज्यादा लंबा तो कोई नहीं दिख रहा। तो हमको भी जैसे क्यूरियोसिटी रहती है, तो वैसे पौधों को भी बीच में आते हैं, देखो कौन छोटे छोटे 2-4-5 लोग कहीं से आ रहे हैं नीचे से। अब इस बात पे लोग कुछ हंसेंगे, अरे भाई आपने ही कहा था ना कि हाँ हमको संवेदना है, तो हम जो जो क्रिया करते हैं पेड़ पौधे करते हैं, संवेदना उनको है कि नहीं है? उनको खुशी भी है तो उनको दुख भी है। हो सकता है जिस समय हम इसको काट के जमीन पे सुला दें उस समय उसको लगेगा कि देखो रोज हम बात कर रहे थे और उसको मार के भगा दिया, है ना। तो इस प्रकार आप उसको जगह को यूटिलाइज कीजिए, खाली जगह मत छोड़िए। खाली घर दिमाग शैतान का, ऐसा बोलते हैं। तो खाली जमीन मतलब आपकी समस्याओं के का घर है वो, वहां क्या क्या उग जाएगा आपको भी नहीं पता। तो इस प्रकार धीरे धीरे जब आप केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे, आप गोबर की खाद, पत्तों की खाद इसको डालेंगे, फसल कोई रहे, फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी फसल रहे, बागवानी रहे, कैश क्रॉप रहे, 6 महीने वाली रहे, साल भर वाली रहे, गन्ना रहे, धान रहे, चावल रहे, कुछ भी रहे, जमीन तो वही है। तो जमीन से सारे वो जो NPK, CMS और बचे हुए जो और साथ न्यूट्रिशन उतनी चाहिए सबको, आएगा कहाँ से? जमीन से। तो जमीन जितनी स्वस्थ रहेगी, माँ जितनी स्वस्थ रहेगी, उतना अच्छा गर्भ धारण करेगी और बच्चा उतना स्वस्थ पैदा होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि धरती माँ है और बीज के मदद से उसने गर्भ धारण किया है। अगर वहां ताकत नहीं है तो ऊपर अच्छे बच्चे कैसे देगी वो? तो बहुत सीधा सीधा संपर्क है। जब भी आपको कोई प्रश्न मन में आ जाए और समाधान नहीं मिले, आप ये सोच लीजिए कि मेरे साथ जिंदगी में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता। तो जमीन को, पौधे को खुद मान लीजिए और उसके साथ क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए आपका इलाज दोनों का लगभग एक ही मिलेगा। लेकिन उतना आपको उस पौधे से जुड़ना पड़ेगा, उतना आत्मसात होना पड़ेगा।
तो अपनी खेती को प्यार कीजिए, खेत में जाने के बाद उसको बोलिए, अरे आज तो तुसी ग्रेट हो, बोलिए उसको जाके। और अगर बीमारी है तो वहां किसी से चर्चा मत कीजिए, बेकार हो गई, यहाँ कुछ नहीं आएगा, इस बार तो लगता है 10 क्विंटल से भी कम होगा। ये सारा मैसेज उसके पास जा रहा है भाई। आपके कोई अपने और हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कह दिया कि इनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और आप जब जाते हैं तो पूछते हैं क्या बोला डॉक्टर, हम क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर बोला है कि बस आप 2 दिन के बाद में घर जाएंगे और फिर आप ठीक हो जाएंगे और फिर अपन बद्रीनाथ जाके आएंगे। अब ये बोलते हैं क्या डॉक्टर ने बोला है कि भाई तू तो 24 घंटे का मेहमान है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो फसल अगर गड़बड़ है, पेड़ बीमार हो गया है, तो वहां जाकर ये चर्चा कीजिए कि क्या बीमारी है। ये मत बोलिए ये बचेगा नहीं, इसको उखाड़ के फेंक दे, कैसा नहीं। वहां बोलिए अच्छा ऐसी बात है क्या, ये कर लेंगे और हो जाएगा, और वहीं पर खड़े होकर उसकी डाली पर हाथ रखा, बेटा तू ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, 15 दिन में अपन ठीक कर लेंगे। आप एक बार बोल के देखिए और करके देखिए, ये काम करता है। मैं आपको अभी 2 छोटे से एग्जाम्पल बताऊंगा। एक संतरे के पेड़ में, और आरुष नागपाल, इसके बार प्रकाश देवलानी जी ने और जो अपने अपने कुछ अनुभव शेयर किए थे, उनका पार्टनर है, यंग लड़का है, 26-27 साल का, भिड़ा हुआ है उनके साथ में, क्योंकि खेती बड़ी है, 70-75 एकड़ है, तो इंटरेस्ट है। नीचे जमीन में कुछ बड़े चूहे या पता नहीं क्या बिलाव या क्या थे मालूम नहीं, उन्होंने जड़ों को काट दिया, पेड़ ऐसे गिर गए। तो मेन जो जड़ थी वो काट दी, साइड की छोटी छोटी 2 जड़ें बची थी, लेकिन वो पेड़ को खड़ा रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो पेड़ गिर गया और हल्का सूखने लग गया। उन्होंने कहा कि भाई ये लड़कों को कहा कि इसको खेत से हटा दो, वहां एक जगह इकट्ठा किया, हमारे एक जगह उन्होंने ऐसे 40-50-100 पेड़ इकट्ठे कर रखे हैं, जो मर जाता है वहां उसकी डेड बॉडी इकट्ठी कर दो। तो मैंने कहा कि नहीं इसको अपन चांस लेंगे, बचेगा। बोला नहीं है सर। मैंने कहा चुप, मैं था उस समय वहां पर, अपन इसको बचाएंगे। और मैंने उसको इशारा करके बोला कि हाँ बोलो कि बचेगा, क्यों बच जाएगा ना, हाँ सर बच जाएगा ये। हमने उसको लिया, उसी जगह जहां से गिरा था वहां गड्ढा किया, मट्टी को थोड़ा ठीक किया, वहां पर कुछ इलाज किया, लोकल एप्लीकेशन किया, जैसे घाव साफ करते हैं ना, वैसे सफाई की उस जगह की, पेड़ को लगाया, उसकी सारी डालियां काट दी, केवल टहनियां जो थी इस तरह की हाथ की साइज, उंगलियों की साइज की, उसको छोड़ दिया। और चूंकि गर्मी का महीना था उस समय, जुलाई चल रहा था, और जुलाई में नागपुर में टेम्परेचर आपको पता है कि 45+ रहता है। उस समय उसको चारों तरफ एक जाली से उसको ढका दिया, ऊपर से बंद कर दिया, और नीचे अंदर अच्छा पानी दे दिया। और मैंने उसको आरुष को कही, रोज जाने के बाद बोलना कि ठीक है तू ठीक हो जाएगा, तेरा इलाज चल रहा है, चिंता मत कर, 1 महीने बाद अपन मिलेंगे। दोनों पेड़ आज एकदम हरे भरे स्वस्थ हैं। 1.5 महीने या 1.25 महीने या इतने हुए हैं, और एकदम दोनों पेड़ हरे भरे हो गए। 3 साल के पेड़ बच गए। आप सोचो, नहीं 3 साल के पेड़ को आप फेंकते, नया लगाते, फिर से 3 साल तैयार करते। एक दूसरा मैं कहता हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रामटेक है, नागपुर के सारे लोग पहचानते हैं। रामटेक यानी रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो सीता माता के साथ वहां रुके थे, ऐसा एक घटना है रामायण में, तो वो स्थान है रामटेक। तो वहां पर भी उनको एक जगह साफ करनी थी जिसमें 2 आम के पेड़ आ रहे थे 15 साल पुराने। बोले ये दोनों पेड़ हम काट देंगे। उन्होंने कहा देखो, ऊपर से काटोगे तो काटने के पैसे पूरे लगेंगे, गड्ढे खोदने के पैसे लगेंगे, उठाने के भी पैसे लगेंगे, और फेंकने के भी पैसे लगेंगे। तो इतने पैसे में हम अगर पेड़ बचा ले तो हमारे पास 15 साल का और तैयार आम का पेड़ बच जाएगा। बोला नहीं बचता नहीं है, मैंने पूछा था। हम कोशिश करते हैं ना। वापस पेड़ के पास आया, हमने कहा नहीं ये बचेगा। हमने क्या किया, उसको ऊपर से छटवाया पूरा, जितनी बड़ी मोटी डालियां थी, 4 इंच 6 इंच मोटी तक डालियां सब काट कूट के केवल उसका एक स्ट्रक्चर रह गया। चारों तरफ से खुदवाया, और खुदवाने के बाद मशीन लगा के ऊपर रस्सी से बांध के धीरे से उसको उठाया, और दूसरे गड्ढे में जाके इलाज करके उसका कर दिया, और चारों तरफ से उसका जो चेम्बर था बंद कर दिया। आईसीयू कितने दिन के लिए, 45 डेज के लिए आईसीयू में। तो सबको बोल दिया कि 45 दिन एक ही काम करना है, इसके बाहर इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है, बाहर पानी डालना। 15 साल का पेड़ है साहब। तो दोनों पेड़ आज जिंदा है और अच्छे हरे भरे हैं।
15 साल का पेड़ उखाड़ कर शिफ्ट करना वो नहीं है, लेकिन काट कर फेंक कर उखाड़ के जगह खाली करनी है, तो फिर काट के फेंकना क्यों, काट के उखाड़ के उसको रिप्लांट क्यों नहीं कर लेते? वो चांस तो लो, और चांस लिया तो काम होगा ही होगा। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल है, मैंने खुद अपने हाथों से किए हुए हैं और बहुत से लोगों से करवाए हुए। इमोशंस के साथ में जुड़े रहिए, उसको बार बार बोलिए खेत में जाने के बाद, इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। आपको एक छोटी सी कहानी मैंने पहले भी शायद सुनाई होगी कि राजस्थान में और एक जो गांव है जहाँ से चिपको आंदोलन हुआ था, तो वो लोग अपने कोई भी गांव के पेड़ को काटते नहीं है, उस पूरे एरिया में दूर दूर तक कोई पेड़ को नहीं काटता है। लेकिन अगर पेड़ है और उसको वहां पर उसकी जरूरत हो गई, किसकी, कि उस जगह को तो एकदम जरूरी है, स्कूल बननी है, स्कूल के बीच में पेड़ आ रहा है, तो इसके बिना एक पेड़ की तो बलि देनी जरूरी है, तो वो ऐसे जिंदा को नहीं काटते। गाँव के रोज शाम को लोग वहाँ इकट्ठे होते, रोज गालियां देते तो मर जा, तू ये हो जा, वो जा। और 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो पेड़ पूरा सूखने लगता है और धीरे धीरे अगले 1-2 महीने में पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूख जाता है। पेड़ समझता है, वो आपको सुनता है, वो आपको महसूस करता है, वो आपको देखता है, उसके साथ आप जुड़ाव कर लीजिए। आप खेत में जाएंगे, आपके पैर अपने आप उस दिशा में जाएंगे जिस दिशा में कुछ गड़बड़ है। तो आप अनुभव कर सकते हैं, मैंने अनुभव किया। मैंने पहले गार्डनिंग के क्लास में बताया कि छत पे मैं जाता हूँ, 200 पौधे लगे हुए हैं, लेकिन वो एकदम कोने में नॉर्थ वो क्या साउथ वेस्ट कॉर्नर, एक्सट्रीम कॉर्नर में जहाँ 1-2 पौधे वैसे ही पड़े थे, पता चला वहां पर एक पौधा बीमार है। तो पता नहीं क्यों उस दिन उस कोने में पैर अपने आप जाते हैं, जबकि वहां पर महीनों से नहीं गए। तो वो आपको आवाज देते हैं, वो आपको आवाज सुनेगी नहीं, लेकिन आप महसूस करेंगे। और जिस दिन महसूस नहीं कर पाएंगे, तो आप जब भी जाएंगे तो आपको 1-2 पौधे मरे हुए। आज लगभग 1 घंटा का समय हमने ले लिया है। वीड कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले समय में वीड कंट्रोल के 2-3 उपाय हैं। एक सबसे आसान लेकिन सबसे जो महंगा उपाय है वो है कि आप खरपतवारनाशक वीडिसाइड मारने में आसान है, पैसे भी कम लगते हैं, रिजल्ट भी तुरंत दिखता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां खत्म करने के लिए काफी है। दूसरा जो तरीका है कि वहां पर हम उस घास जो उगी है उसको काटें, उसको वहीं पर सुला दें, मल्च कर दें उसको वहां पर। तो मल्चिंग कर दिया तो नीचे से घास भी आने हो गई, और ये डिकम्पोज होने के बाद में फर्टिलाइजर का वो काम भी करेगा और जमीन को भी उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे जैसे फाइबर आएगा, ग्रीन मैटर दिखाएगी, जमीन का कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन कोई टाइम हमारी जमीन में और बहुत हाई था, आज वो 0.25, 0.3, 0.4 है। अगर उसको हम 0.75, 0.8, 1 तक अगर ले आते हैं तो आपकी फसल 2-3 गुनी हो जाती है। ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में ऐड करते जाइए, इसलिए खेत का कोई भी कचरा खेत के बाहर नहीं जाने देंगे। और तीसरा है जो बहुत महंगा है और बार बार करना पड़ता है, वो है कि आप लेबर लगा के पूरी घास उखड़वाइए और पूरे उसको इकट्ठा कीजिए और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर वही सिलसिला दोहराइए। उसमें कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाएगी। कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लागत उस तरह न बढ़ाकर उनको रोजगार दीजिए, कुछ अच्छे पॉजिटिव काम के लिए लगा के दीजिए। तो ये 3 तरीके वीड के हैं जो कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जब जैसे जैसे धीरे धीरे यूज करते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी जमीन सॉफ्ट होती जाएगी, वीड धीरे धीरे कम होगा, जो वीड उखाड़ेगी वो जड़ से ही बाहर आएगा और दोबारा प्रोपोगेट जल्दी से नहीं होगा। तो ये आज का हमारा सेशन रहा मानसून के दौरान बगीचों की देखभाल पार्ट 2। आशा है आप सबको जो मैंने बताने की कोशिश की वो समझ में आया है। कुछ और अगर सवाल किसी के हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम ये सेशन समाप्त करेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर पुष्पेंद्र बोल रहा हूँ सर, जसराज होम सॉल्यूशन से। हाँ जी पुष्पेंद्र जी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनाइए सर, कैसे हो आप?
मैं अच्छा हूँ जी, बताइए। सर पहले प्रैक्टिकल किया था मैंने, जो हमारा पावर एजेड आ रहा है आपके आर जाल के, जो हमने अपना ब्रांड दिया है हाँ, पावर हाँ, एजेड, हाँ, पावर रूट्स और पावर एजेड। तो सर काफी अच्छी ग्रोथ है, केंचुओं की पैदावार काफी बढ़ी है कुछ खेतों में। अच्छा जी। तो जो अगर मैं अपने खेतों की बात करूं तो धान की खेती की कर रहे हैं हम अभी। हाँ, तो हाँ, सर एक तो उसमें मैंने थोड़ी जगह सुखा के देखी सर, 10 से 15 दिन आराम से जो हमारा क्रॉप है वो ले लेती है कि उसके पत्ते पीले नहीं पड़ रहे, सोका नहीं लग रहा, जैसे पंजाब में सोका कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जड़ की बिल्कुल। बात करूं तो सर कई जगह तो जड़ जो है 9-9 इंच लंबी भी हो चुकी है। अरे वाह। नहीं तो धान की खेती है जो उसकी जड़ 3 से 2.5-3 इंच से ज्यादा नहीं होती हमारे यहाँ पहले। जड़ और ही इसका जीवन है। हाँ, एक इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि जो बारिश के मौसम में पौधा गिर जाता है हवा के कारण, उसमें भी इसका रिजल्ट आएगा हमें। पर सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी आए। डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ सारे वीडियोस देखें, उनमें भी आप वहाँ पर कमेंट करें कि कौन सा वीडियो आपको पसंद आया और नहीं आया, नहीं आया, और क्या चाहिए आपको, उस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो वहीं पर कीजिए आप। तो क्या हो जाएगा कि पब्लिक को, सबको पता रहेगा, लाखों लोगों को, कि भाई इसका ये करने से ऐसा हो सकता है। थैंक यू। प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। हाँ प्रकाश जी, प्रकाश जी। विवेक जी। आवाज आ रही है? हाँ जी सर गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी एक आपके पीसीएस ग्रीन एडवाइजरी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, हाँ जी। कि आपने जितना जल्दी हो सके, यानी जो भी जो R&D को प्रोसेस रहता हो आपके प्रोडक्शन लाइन में, हाँ हाँ। ये किसानों के लिए एक बायोलॉजिकल वीडिसाइड जल्दी से जल्दी इजाद कीजिए आप। अच्छा। एकड़ फार्मिंग एग्जीक्यूट हो गया है, और मेरे लिए आज की तारीख में 70 लेबर भी मुझे कम पड़ते हैं वीड्स कंट्रोल करने के लिए मैन्युअली। बिल्कुल, हाँ आपने पहले भी बताया मुझे। टास्क है मेरे लिए, तो मेरे आपसे निवेदन है कि ये जल्द से जल्द प्रोडक्ट आप हमारे को अवेलेबल करें। उसके ऊपर काम चालू है। जैसे ही वो सफलता की तरफ जाता दिखाई देगा तो आप सबके साथ में जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद, आपने इस काम के लिए हमें उत्साहित किया, उसके लिए। थैंक यू।